हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो, so sound is perfect. ठीक है, चलो सब परफेक्ट, स्टार्ट करें? यस और नो? चलो चलो, चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का नाम क्या दोस्तों? ऑडिट। ठीक है, ऑडिट का ये जो बैच है ये एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें इसमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑडिट पढ़ते हैं तो नो डाउट बहुत सारी बातचीत हो सकती है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हो सकती है, बट एग्जाम्स के अंतर्गत मेनली जिस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जैसे जैसे चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाऊं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं दूंगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी रहेगी, 100% अपन कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो है उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपन बातचीत ज्यादा करेंगे। ठीक है, आपको मैं 2-3 चीजें पहले इस सब्जेक्ट को चालू करने से पहले बताना चाहता हूं। पहली चीज जिसमें कारण बच्चे सबसे ज्यादा ऑडिट में कम मार्क्स स्कोर करते हैं, उसका मेन रीजन है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑडिट के पेपर में अगर आपने फेस की होगी, हर पेपर की अपनी प्रॉब्लम है। जैसे कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको लगता है बन जाएगा, पेन रखते हैं समझ ही नहीं आता कहां से चालू करूं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाए तो कॉस्टिंग का पूरा क्वेश्चन बन जाए। अब ऑडिट के अंतर्गत प्रॉब्लम यही है, आंसर आपको 100% पता होगा, 100% चांसेस है, 100 नहीं तो 97-98% चांसेस है कि आपको आंसर पता है, बट आपको यह नहीं पता है कि यही क्वेश्चन का वही आंसर है जो आपके दिमाग में है। तो मेनली यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की। तो हमें इस स्किल्स पर ज्यादा काम करना होगा इस बैच में। दूसरा प्रॉब्लम यह भी होता है कि बच्चा जो है ये समझ ही नहीं पाता है कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना और कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो ऑन दैट बेसिस इस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं, उस एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि आईसीएआई ने मार्किंग स्कीम्स खुद ही दे दी है। आईसीएआई ने ये खुद ही बता दी कि मैं इस चैप्टर से इतने का पूछने वाला हूं, इस चैप्टर से इतने का पूछने वाला हूं, तो ऑटोमेटिकली अब आपके लिए स्टडीज करना आसान हो जाएगा। अब आपको पता रहेगा कि यार ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर मुझे ज्यादा जम नहीं रहा, मेरे माइंड में सेट नहीं हो रहा, अच्छा ये कितने मार्क्स का है, इतने मार्क्स का है, ठीक है, रिस्क लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा तो जैसे तैसे उसे पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात ये। दूसरी अच्छी बात यह है कि भाई ये पहले भी होता था और अभी भी होता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, प्लस ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हमारे लिए पहले भी था और अभी भी है। तो कोशिश हमारी ये करनी है कि अब हमें ऑडिट में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। और ऑडिट में अच्छा स्कोर करने के लिए यहाँ पे आपके सामने मार्किंग स्कीम्स है, मैंने अलग अलग चैप्टर्स की पहले से ही निकाल दिया है। जैसे कि चैप्टर जो रहेगा और ऐसे 200 वाला पार्ट जो रहेगा वो लगभग 4 से 6 मार्क्स के आसपास आता है। हालांकि ये वीडियो मैंने कल ही YouTube पे पब्लिश किया। अगर आपने नाटक क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो ये मैंने कल ही ये वीडियो डाला हुआ था, ठीक है। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं कि जो हमारा बेसिक वाले आते हैं जिसमें हम ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, वो आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। ऑडिटर कौन होता है, क्या करता है, ऑडिट क्या होता है, फायदे क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये कुछ कुछ बातें अपन करेंगे जो कि 4 से 6 मार्क्स की होती है। एक ये नई चीजें आई हैं SQC1 जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ऐसे 220 थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और इंडिपेंडेंस के बारे में ये 8 से 10 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये तो आप जानते हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और प्रोग्रामिंग, ये 8 से 12 मार्क्स का है। ये खतरनाक चैप्टर में काउंट होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जहाँ पे है, रैप वगैरह के बारे में अपन पढ़ते हैं, ऐसे 315 पढ़ते हैं, ऐसे 330 पढ़ते हैं, ये 8 से 12 मार्क्स का है। कंप्लीशन भी ये ऐसे 500 सीरीज के और 200 सीरीज के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 8 से 12 मार्क्स के हैं। ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगेन ये 8 से 12 मार्क्स का आएगा। ऑडिट एविडेंस अगेन अ वेरी गुड चैप्टर जो कि 12 से 18 मार्क्स का है। अब मैं बोलता हूं भाई ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट में अपन अलग अलग ऑडिट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया सिनेमा हॉल का कैसे होता है, होटल का कैसे होता है, हॉस्पिटल का कैसे होता है, ठीक है, बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कैसे होता है, कॉलेजेस का कैसे होता है। इसमें एक बड़ा कंसेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसमें से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, और इस पूरे के पूरे चैप्टर की इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑडिट वाले चैप्टर को मिक्स कर दिया जाए तो 12 से 18 मार्क्स का एक अच्छा वेटेज है। मतलब मैं बोलता हूं भाई एकदम नॉन टेक्निकल पार्ट है, ऑडिट का जिसको ज्ञान नहीं भी है तो भी वो चैप्टर को रटन विद्या का इस्तेमाल करके अगर 5-7 दिन में पूरा करना चाहे तो कर सकता है। मतलब 18 नंबर आपके 5-7 दिन में ऐसे भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और भयानक चैप्टर आता है जो कि 12 से 20 नंबर का, और आपको पता है बच्चा ऑडिट में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता उसका श्रेय पहले के चैप्टर्स में नहीं, आखिरी के 2 चैप्टर्स में जाता है, स्पेशल ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों को अगर आप टोटल करें मैक्सिमम पार्ट से तो 38 मार्क्स का आता है, 38 मार्क्स का। अब बच्चा जो है टेक्निकल पार्ट पे, स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट पे अच्छा करता है, नो डाउट, जो कि करना ही चाहिए। टीचर्स भी बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि टेक्निकल पार्ट है, टफ चीज पढ़ाने में टीचर को अच्छा लगता है। ये इजी पार्ट आ जाते हैं। अब इस इजी पार्ट पे ना बच्चा ध्यान देता है, कई बार टीचर्स भी इसे बस रीडिंग करके छोड़ देते हैं, जो कि एक बड़ा पार्ट होता है। तो इसी में ही हमें और ध्यान देना होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जैसा मैंने आपको बताया, तो हमारा यहाँ पे कोशिश ये रहेगा कि एग्जाम्स के लिए हम अच्छे से पढ़ें। तो नो डाउट ये चैप्टर्स तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि अपन बहुत शानदार तरीके से करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको ये भी अश्योर करना चाहूंगा ये जो 38 मार्क्स का चैप्टर है इसमें से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इतना तबीयत से पढ़ें, इतने एमसीक्यू, इतने क्वेश्चन, इतनी समरी, इतना सब कुछ करें ना, ये 38 मार्क्स जो कि फ्री के मार्क्स हैं, इसमें से हम एटलीस्ट 30 और 28 मार्क्स तो एटलीस्ट मिनिमम साइड पे लेके आए। मैक्सिमम तो अपना 38 का सपना है ही, लेकिन मिनिमम साइड पे 28 और 30 मार्क्स का मेरे मन में मैं एश्योरेंस लेके चल रहा हूं कि इस चैप्टर से हमें निकालना ही निकालना है। इतनी मेहनत एज अ टीचर मैं भी करूंगा और एज अ स्टूडेंट आपसे भी करवाऊंगा। तो ये 2 चैप्टर्स पे अपन काफी अच्छा काम करेंगे, और ये चैप्टर्स पे बोलने की बात ही नहीं है, ये तो कोर पार्ट है, इसके बिना तो ऑडिट हो ही नहीं सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? अच्छे से? चलो, आपको बेसिकली यहाँ पर आपको जो मिलेंगे, आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है, वो रेगुलर बुक आपको एक मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, दोनों ही कलर्ड फॉर्मेट पे रहेंगे। मेरी जो बुक्स बनाने का पैटर्न है, जो ICAI का पैटर्न है, दोनों बहुत चेंज्ड हैं। तो इसीलिए डोंट गो फॉर ICAI मॉड्यूल इफ यू आर टेकिंग माई क्लास। द रीजन इज वेरी सिंपल, ICAI में जो चीज़ चैप्टर 1 में है, ठीक है, वो चीज़ हो सकता है मेरे लास्ट चैप्टर में, जो उनके लास्ट चैप्टर में हो सकता है मेरे फर्स्ट चैप्टर में। एग्जांपल बता ही देता हूँ, एथिक्स वाला जो नया चैप्टर एड ऑन हुआ है उसमें इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस में थ्रेड्स क्या क्या होते हैं, ये सब मेरा चैप्टर 1 में ही है। अभी आप जब मेरी बुक देखेंगे तो उस बुक में चैप्टर 1 का लास्ट कंसेप्ट पूरा इंडिपेंडेंस के बारे में। तो वो जो उनका क्या बनेगा लास्ट चैप्टर, वो मेरा कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। तो ऐसे अंबल जंबल मैंने किया है क्योंकि आई हैव गॉट अ यूनिक वे ऑफ टीचिंग ऑडिटिंग। तो मैं कहीं से भी ICAI को फॉलो नहीं करता हूँ, कंटेंट तो नहीं कही है, बट उसे जमाने का काम मैंने किया है, उसे थोड़ा ईजन अप करने का काम मैंने किया है। क्वालिटी के साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समझ में आ गया? पक्का? बहुत एक्टिवली आना है। आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको बहुत एक्टिवली इस बैच में बैठना पड़ेगा, मेरे साथ देना पड़ेगा। छोटी क्लासेस रहेंगी, 30 से 35 दिन का हमारा जो सफर है, मैक्सिमम 35 दिन का हमारा जो सफर रहेगा, इस सफर पे पूरे इंटैक्ट रह के चलना है। इसमें संडे में बनती कोशिश होगी लिखित अभ्यास। तो मतलब मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ेंगे, संडे को हो सकता है उसको रिवाइज करके उसको लिखें भी। तो अपन को इतना डेली बेसिस पे पढ़ना है, ये आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा, ठीक है। इस बैच को चालू करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आई वांट एग्जेम्पशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। मैं चाहता हूं यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा, या जो मुझे ऑनलाइन या रिकॉर्डेड में परचेस करेंगे, उन सब का मैं यही चाहता हूं कि भाई एग्जेम्पशन, एटलीस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैच से मेरे मैक्सिमम एग्जेम्पशंस आए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा कोई प्रेशर होगा नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स का, तो एटलीस्ट अपन ये सब्जेक्ट को बहुत शानदार करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सब बातें थी जो कि इनिशियल पार्ट में मुझे आपके साथ करनी थी, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चलो आ जाइए। ऑडिट 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 कहाँ चला गया? चलो सर्च कर लेते हैं ऑडिट। चलो ऑडिट में आएंगे। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम, जो ये रहा। चलिए चलिए, तो पहला अपन कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसका नाम क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। चलिए, तो अगर अपन बात करें दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग के अंतर्गत, मैं सबसे पहली बात आपसे करना चाहूंगा दोस्तों कि भाई ये ऑडिट, क्या ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं? मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, बोलिए यस और नो? नो सर, ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट के बारे में अपन लोग जानते हैं। ऑडिट का अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना। किसकी चेकिंग करना बेटा?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वेरी गुड। अगर आप क्या करते हैं बताइए, चेकिंग करते हो। चेकिंग किसकी करते हैं बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, भैया व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ जल्दी। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वेरी गुड। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। वेरी गुड। तो अगर अपन बात करें भाई, तो भाई ट्रेडिंग होता है, पीएनएल होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है। इन सब की जब आप चेकिंग करते हैं तो बेसिकली आप इसे क्या बोल रहे हैं, ऑडिटिंग करना। अब मैं जानना चाहता हूं ये जो ट्रेडिंग पीएनएल होता है ये एक साल का बनता है कि एक दिन का बनता है? एक साल का। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट बैलेंस शीट? एक पर्टिकुलर दिन की, दिन भी छोड़ो, पॉइंट ऑफ टाइम की। अगर हम बात करें आज अगर देखा जाए तो सुबह सुबह मान लीजिए भाई ये टीवी मेरे पास थी, ठीक है, 1 लाख रुपए की टीवी मेरे एसेट में दिख रही थी। अभी मान लीजिए मुझसे ही धक्का लगा, टीवी गिर के टूट गई, अब खत्म हो गई वैल्यू। अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्या वो टीवी दिखेगी? नहीं। लेकिन कल जिस बच्चे ने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया, फीस दिया, आज अगर मैं पीएनएल बनाता हूं, क्या उस बच्चे की एंट्री होगी आज भी? यस। इसका मतलब ट्रेडिंग पीएनएल पूरे साल का होता है, लेकिन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की होती है। ओके, व्हाट अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे साल का होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का? साल का, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का, साल का। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो आया, ये तो पूरे साल का होता है। तो अगर अपन बात करें ऑडिट का बेसिक मतलब क्या, ऑडिट का बेसिक मतलब है चेकिंग करना, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बनती है? तो बेटा ऑफ एनी एंटिटी। किसकी बेटा? ऑफ एनी एंटिटी। अब मेरा सवाल ये, क्या नाटा क्लासेस एक एंटिटी है? बोलो यस और नो। यस। क्या हम भी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते होंगे? यस, ऑब्वियस सी बात है। क्या हमें भी चेक कराना पड़ता होगा? यस। क्यों? क्यों कराऊं मैं चेक? क्यों मैं चेक क्यों कराऊं मैं अपने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को चेक? जवाब दो, क्यों कराऊं? सेल्फ रिव्यू के लिए। प्रतीक सर है, इतना अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इतने बच्चों को उन्होंने सी इंटर में एग्जाम्शन दिलाया। हाँ, आप मुझे बताइए, तो प्रतीक सर अगर मेरे यहाँ के अकाउंट्स बना ही रहे, इतने अच्छे अकाउंट्स टीचर हैं, तो क्या उनसे गलतियां होंगी? क्या नहीं होंगी ना यार, इतना अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हैं। अब उन्हीं की कौन चेकिंग करेगा भाई? ऐसा थोड़ी ना होगा। हम नहीं कराना हमें चेक, प्रतीक सर ने बनाया, हमें विश्वास है अपने अकाउंट्स के ऊपर। बताओ क्यों कराऊं मैं चेक? बड़ा सवाल तो यही है ना। मुझे तो विश्वास है भाई प्रतीक सर ने बनाया, सही से बनाया होगा। तो आप मुझे बताओ फिर काहे को मैं चेक कराऊं? कस्टमर के भरोसे के लिए। ओके, और कुछ अच्छा जवाब? वेरी गुड। मैं तो चेकिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बनाने की। प्रतीक सर ने इतना प्यारा बनाया है कि मेरे को चेक ही नहीं कराना। मेरा बड़ा सवाल ये, मैं चेक क्यों कराऊं? मेरे को नहीं कराना, मेरे को पता है मैंने कितना कमाया, कितना उड़ाया, कितना बचाया, कितना गवाया, सब मेरे को पता है। आपको क्या लेना देना? मेरे को नहीं कराना चेक। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ क्या चाहिए? बोलो। टैक्स चाहिए? अच्छा नाटा, एज अ सोल प्रोप्राइटर मुझे बताओ, मुझे टैक्स देने में मजा आता है क्या? बिल्कुल मजा नहीं आता। मेरे से पूछो बेटा क्या बीतती है मेरे ऊपर जब मैं टैक्स पे करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टैक्स पे करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। जब मैं अपनी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं अपना टैक्स को बचाने के लिए क्या एक्सपेंस ज्यादा दिखाऊंगा, क्या इनकम कम दिखाऊंगा? यस। मुझे बैंक से लोन चाहिए 5 करोड़ का, बैंक वाला क्या बोलेगा? भाई वापस करेगा कि नहीं? मैं बोलूंगा मम्मी कसम कर दूंगा। क्या इससे बात बनेगी क्या? नहीं। वो बोलेगा भाई तेरी औकात जाननी है, 5 करोड़ का लोन लेने आया है, पता चला धंधा तेरा 5100 रुपए का ना होता हो, तो मुझे बताओ 5 करोड़ का वो लोन देगा क्या? नहीं। वो बोलेगा साहब कम से कम 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। मैंने कहा ओके लाओ, अब भी बना के देता आपको। ट्रेडिंग पीएनएल 50 करोड़, ये रहा, नेट प्रॉफिट इतना निकाल दिया। मैं कहा ये पकड़ो, ये मेरा है। क्या वो विश्वास मान लेगा क्या? नहीं ना। आज मतलब मोदी जी को टैक्स चाहिए तो मोदी जी जानना चाहते हैं कि अचेन नाटा ने सही इनकम लिखी है कि नहीं, सही एक्सपेंसेस लिखे हैं कि नहीं। आज अगर बैंक लोन देना चाहता है तो बैंक ये जानना चाहता है कि अचेन नाटा ने सही इनकम लिखी है कि नहीं, एक्सपेंसेस सही लिखे हैं कि नहीं। आज अगर मान लीजिए आप लोग कौन है? आप लोग है शेयर होल्डर, आप लोग है पब्लिक लगाएगी पैसा, किस में लगाएगी? कंपनी में। ऐसी कंपनी में लगाएंगे ना जो उगेगी कि डूबेगी? उगेगी। तो मैं तो अपने आप को उगा हुआ ही दिखाऊंगा ना हमेशा, कोई टेंशन थोड़ी ना मेरे को जिंदगी में। आप मुझे बताओ, मैं तो हमेशा ही दिखाऊंगा मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, मैं हमेशा ही दिखाऊंगा मेरी इनकम ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं तो हमेशा ही दिखाऊंगा ना कि। तो ऐसे केस के अंतर्गत अगर आज किसी कंपनी के शेयर्स में आपको पैसा लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है, अंबानी अच्छे से जानता है कि कंपनी में पैसा उन्हीं की कंपनी में लगाया जाता है जिनकी कंपनी में प्रॉफिट अच्छा दिखाएंगे। तो अंबानी तो हमेशा अपना प्रॉफिट
अच्छा ही दिखाएगा ना बॉस, लेकिन ये कौन बताएगा कि जो इनकम डाली गई है, जो एक्सपेंसेस लेके गए, जो एसेट लेके गई है, जो लाइबिलिटी लिखी गई है, वो सही है या नहीं है। इसीलिए क्या होती है, बोलो ना दोस्तों, बोलो ना, चेकिंग होती है। मतलब चेकिंग कराने का कारण ये नहीं है कि अच्छे नाटा, चेकिंग कराने का कारण है मेरे से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स। कौन है मेरे से जुड़े हुए? स्टेक होल्डर। देयर आर मेनी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो लोग मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ करके ये फैसला करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी, इसके आधार पर वो लोग फैसला करते हैं क्या इनकी कंपनी में पैसा लगाना है, निकालना है, लोन देना है, नहीं देना है, टैक्स कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। जो मेरे जो एम्प्लॉई हैं वो भी सैलरी की डिमांड करते हैं, वो लोग भी एक बार देखते हैं, भैया नाटा क्लासेस की हालत देख लो, इन लोग बम छाप रहे हैं, साहब सैलरी बढ़ाओ। और अगर इनको समझ में आया नहीं इन लोग नहीं छाप रहे तो इन लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, भैया अभी कुछ नहीं बोलना, नहीं तो पता चला निकाल देंगे। तो इन लोग भी क्या देखते हैं बताओ, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। अब ये सही है या नहीं है, इसी के लिए इसकी क्या होगी? चेकिंग होगी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। और ये चेकिंग करने के ही कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? ऑडिट। अच्छा, ये ऑडिट जो इंसान करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑडिटर। और ऑडिटर का मतलब है सीए। क्या बेटा? सीए। सीए हैविंग सीओपी। सीए हैविंग सीओपी। व्हाट इज सीओपी? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब एक ऐसा सीए ही क्या कर पाएगा? ऑडिट कर पाएगा जो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, मतलब जो ऑफिस में बैठता हो, जो ऑफिस में अपना खुद का ऑफिस चलाता हो, वही क्या करेगा बताइए? ऑडिटर बनेगा। मतलब वही क्या करेगा बताओ? ऑडिट करेगा। बताइए, कोई भी डाउट इसमें? फिक्स है? ओके। अच्छा सर, ये चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई सीए करता है तो पक्की बात है सीए को पैसा तो मिलता ही होगा। बिल्कुल बेटा मिलता है। आज एग्जाम्पल के नाम पर रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस ने इस साल पता है आपको कितनी फीस दी ऑडिटर को? 32 करोड़ रुपए। कितनी फीस दी है बताओ? 32 करोड़। सो इतनी फीस मिलती है? अरे छोटा फिगर है। एसबीआई के ऑडिटर को मिली है 212। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर को कितनी मिली है? 212 करोड़। ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन नहीं है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है। हर साल की फीस बता रहे हो, ऐसे नहीं एक बार दे दी और जिंदगी भर के लिए काम करा रहे। नो। तो इतना महंगा फीस दे रहे किसको? ऑडिटर को। अभी तो स्टेट बैंक छोड़ दो, बहुत बड़ा बैंक है यार। अभी अपन बात करते किसकी? रिलायंस की। 32 करोड़ रुपए अंबानी ने। इससे अच्छा अंबानी क्या करता? 3 लोग हैं उसके घर पे, आकाश है, अनंत है, ईसा है। अरे 3 बच्चे पैदा किए ना। 3 में से एक आध को भी कहां छोड़ देते बेटा? नाटा क्लासेस रायपुर में मस्त उनको पढ़ाते लिखाते, सीए बना देते, वापस पार्सल कर देते बेटा उनको मुंबई। मुझे बताओ, घर का पैसा घर पे ही रह जाता ना, 32 करोड़ बच जाते। बोलो यस और नो? अब अंबानी को इतना भी दिमाग नहीं है 32 करोड़ बचाने का। इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि अंबानी का बच्चा अगर सीए बन भी गया तो भी वो क्या नहीं कर पाएगा? ऑडिट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा पता है? क्यों? इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑडिट का मतलब सिर्फ चेकिंग नहीं होता, इट इज अ इंडिपेंडेंट चेकिंग। सर चेकिंग बोला कितना गंदा लग रहा है। ओके, एग्जामिनेशन। तो क्या हो गया भैया अब ऑडिट की डेफिनेशन? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। वापस से, व्हाट इज ऑडिट? इट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। अच्छा, आपको पता है एंटिटी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ एंटिटी ऐसी होती है जो प्रॉफिट कमाती है, कुछ हमारी जैसी होती है बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट। नाटा प्रोफेशनल क्लासेस। अरे आए कि नहीं? तो कुछ हमारी जैसी होती है बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो भाई एंटिटी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रॉफिट ओरिएंटेड, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो सर क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड में वालों को ही बस ऑडिट कराना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट वालों को भी? तो बोला गया नॉट फॉर प्रॉफिट वालों को भी। तो क्या हो गया भैया? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट होते होंगे ना? ऐसा नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल स्ट्रक्चर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल स्ट्रक्चर। वापस से आते हैं, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज अ independent examination of financial statement of any entity whether profit making or not, irrespective of its size or legal structure, in order to express opinion। आहा, क्या वर्ड लिखा है बेटा? ओपिनियन। जब मैंने ओपिनियन वर्ड लिखा ना, मुझे एक वर्ड आया याद, जजमेंट। क्या जजमेंट और ओपिनियन सेम है? हाँ, अलग अलग होता है। जजमेंट क्या होता है?
एक फर्म डिसीजन, वेरी गुड, फैसला। जज साहब का नाम जज साहब इसलिए क्योंकि जज साहब जजमेंट देते हैं, क्योंकि वो आदमी ने बोल दिया हैंग टिल डेथ मतलब हैंग टिल डेथ, खेल खत्म, कोई इफ एंड बट नहीं। तो इसीलिए वो क्या दे रहे, जजमेंट। वो बोल रहे भैया जजमेंट मतलब जो फैसला सुना दिया वही क्या सर्वमान्य है। एंड व्हाट इज ओपिनियन? राय। राय क्या होती है बेटा? ओपिनियन। रायचंद होते ना, ये लोग राय देते हैं। आप मूवी से बाहर निकले, कैसी थी मूवी? कोई बोलेगा बहुत अच्छी थी, कोई बोलेगा बहुत ही बकवास थी, कोई बोलेगा ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है। ये सब की अलग अलग क्या है, राय है। अभी बैच से निकलोगे तो सबकी भी अपनी राय होगी, हाँ क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है। ये बोला क्या पढ़ा है यार, तो ऑब्वियसली बात है, तो सबकी अपनी अपनी क्या होगी बताइए बेटा, राय होगी। तो राय क्या होती है? इंसान दर इंसान अलग होती है, ओपिनियन दर मतलब सर्कमस्टेंसेस दर सर्कमस्टेंसेस अलग होती है। इसका मतलब है एक इंसान की राय दूसरे इंसान की राय के साथ मैच करे जरूरी। सर क्या सॉलिड बात बता दी, एकदम मजा आ रहा है ना सर। एक तो मुझे 32 करोड़ रुपए ये पहली बार पता चला सर। एक तो सीए करने का मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा गिरा था, अचानक से उड़ गया कि 32 करोड़ रुपए अपन को मिलने वाले। दूसरी चीज आपने इतनी शानदार बात बोली ना सर, ओपिनियन बोल करके मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि सर ओपिनियन देना है मतलब कि भाई हमें तो अपनी राय लिखनी है। तो सर मैं सीए बनूंगा, सब जगह राय दे दूंगा, हम मेरी राय के हिसाब से, हाँ ठीक है, ठीक नहीं है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सर, राय तो लिखना है, एक एक दिन में मैं 100 राय लिख दूंगा सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। कोई आके उंगली उठाएगा तो क्या बोल दूंगा, मेरे राय के हिसाब से सही है, तेरी राय का तू अपना देख ले। कितना मजे है सर, 32 करोड़ सिर्फ राय देने के सर। और राय तो इंसान दर इंसान क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये तो अल्टीमेट मोटिवेशन मिल गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहां पे लिखा वर्ड क्या है, लेकिन पढ़ना क्या है इसको, जजमेंट। देना ओपिनियन है, लेकिन काम ऐसा करो जिससे आप क्या देने वाले हो, जजमेंट देने वाले हो। सर ये बात समझ नहीं आई, लिखा ओपिनियन है और फिर बोल रहे हो काम ऐसा करो कि जजमेंट दे रहे हो। बेटा ये वर्ड ओपिनियन ना आईसीआई ने जानबूझ के लिखा है। आईसीआई आपका दुश्मन है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, लेकिन आईसीआई मम्मी है बेटा सीए लोगों का। मम्मी क्या करती है, मम्मी अकेले में मारती है, पड़ोसियों के सामने नहीं मारती। वैसे आईसीआई है, मेंबर्स के वो बहुत बचा के चलता है। वो जब आप सीए बन जाओगे आईसीआई आपको बहुत प्यार करेगा। तो आईसीआई ने बोला भाई देख, मैं जब ओपिनियन यहां पे वर्ड लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि भाई तू काम अच्छे से करना, लेकिन कहीं फंस भी गया ना तो टेंशन मत ले, राय बोल करके बच जाएगा। लेकिन हर बार भी ऐसा नहीं करना, नहीं तो मम्मी भी एक आध दिन पड़ोसियों के सामने ही सूद देती है, तो ज्यादा भी उसका फायदा नहीं उठाना है। तो इसीलिए यहां पे वर्ड क्या लिख दिया इन्होंने, राय, लेकिन काम आपको जजमेंट जैसा करना है। सर ऐसा क्यों? बेटा आप मुझे बताओ होता क्या, आप सीरियस नोट पे सुनना, होता क्या है, आज आप ऑडिट करने जा रहे हो, मतलब चेकिंग करने जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी, एंटिटी की। आज नाटा क्लासेस रायपुर में आई, ठीक है, हमने अपने यहाँ पे पहली बार एस्टैब्लिशमेंट खोला 2017 में। 2017 में जब हम आए तो हमने क्या किया, हमने गए साहिल एडवर्टाइजर के पास और हमने कहा भाई साहिल यार हम पहली बार आए हैं मध्य प्रदेश से, यहाँ पहली बार आए, जीरो, हमें कोई नहीं जानता है पहचानता है, यार हम चाहते हैं नाटा क्लासेस का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में फैला दो। बोले ठीक है सर, हो जाएगा। सर बोले कोई बजट है? मैंने कहा बजट कुछ नहीं है, भयंकर पैसा, आप बस ऐसा कर दो कि मेरा जो बैच है हाउसफुल होना चाहिए, हर एक रूम में बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है सर, हो जाएगा। लगभग 75 लाख का खर्चा है। मैं कहा डन। क्या करोगे? बोले सर न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, पैम्पलेटिंग कराऊंगा, अपने होर्डिंग्स लगाऊंगा, टीवी में ऐड दूंगा, रेडियो में ऐड दूंगा, जमाने भर के सब ऐड दूंगा, आप क्या भीड़ लग जाएगी, ये गारंटी मेरी है। आपको बेसिकली बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन आपको 75 लाख खर्चा करना पड़ेगा। मैंने कहा डन। इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, 3 महीना इन्होंने सट के काम किया। 3 महीने के बाद भाई रिजल्ट आया कि खचाखच लोग जो हैं वो भरते जा रहे हैं, नाटक क्लासेस में एडमिशन्स पे एडमिशन्स हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, तो भाई मेरे को बहुत मज़ा आया। 3 महीने बाद आया साहिल, बोले सर मैंने अपना पूरा काम कर दिया, अब आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने निकाला सूटकेस में से 75 लाख गिने और इनके झोली में डाल दिया। इन्होंने मुझे एक दिया बिल, मैंने कहा बिल कौन याद रखेगा, फाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। अब भाई मान लीजिए सीए यश साहब हमारे क्या बने भाई, ऑडिटर बने, इतनी कमाई की, ऑडिटर भी रखना था हमको, हमने ऑडिटर रखा। अब ऑडिटर में देखा जाए तो इन्होंने एक एक इनकम वाउचर, एक्सपेंसेस सब कुछ चेक किया। अब मेरे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में मात्र डाला था 1 लाख रुपए। कितना डाला था? 1 लाख रुपए।
यश ने भाई देखा 1 लाख का एक बिल है, हाँ भाई ठीक है, उसने फटाफट साइन किया, या अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाई, साइन करके मेरे यहाँ पे क्या कर दी, सबमिट कर दी। अब यही ऑडिट रिपोर्ट घूमते फिरते चली गई साहिल के पास। साहिल ने खोला, चले नाटा क्लासेस का देखे तो मेरी वजह से कितनी इनकम हुई है, मैंने ही तो एडवर्टीजमेंट किया था इन लोग का, इनकम देख रहा 5-5 करोड़ रुपए लिखी है। उसने कहा चले यार एक्सपेंसेस वगैरह भी देखे, इसकी नजर पड़ी कहां पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में कितना लिखा है हमने, और ये बोल रहा बॉस 75 लाख तो इन्होंने सिर्फ मुझे दिए थे, 5-7 लाख रुपए इधर उधर तो और दिए होंगे यार, एक ही एजेंसी को थोड़ी ना काम दिया होगा, थोड़ा बहुत तो इन्होंने अपने एंड पे भी किया होगा छोटा मोटा काम, तो इन्होंने मात्र 1 लाख लिखा है यार। मतलब इनका जो सीए है उसने ढंग से क्या नहीं किया, ऑडिट नहीं किया। इसने उठा करके यश के ऊपर केस कर दिया, यश को मिलेगी सजा हैंग टिल डेथ, क्योंकि अगर ये क्या लिख देता, जजमेंट, क्योंकि जजमेंट लिखना मतलब क्या बोलता, कोई माइका लाल इस पर सवाल उठा के बता दे। तो भाई आज मुझे बताओ, क्या यश की कोई गलती है क्या, नहीं है। यश तो भाई क्या है, एक छोटा सा ऑडिटर है भाई, वो आ रहा है धंधे में आता है, चुपचाप बैठ करके चेकिंग करता है, जितने कागज मैं दिखाऊंगा वो उसी के हिसाब से एंट्री को क्या करेगा, चेक करेगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने कोई एंट्री छुपाई, मैंने कोई कागज छुपाया, मैंने उसकी पेमेंट कैश में कर दी, क्या इनको कभी पता चलेगा? तो और ये अगर ये बोल दे कोई माइका लाल सवाल उठा के बता दे, तो क्या आपको लगता नहीं सजा मिल जाएगी इस आदमी को? ऐसे में तो भाई हर सीए एक बार जेल होके आता। जिस दिन तुम सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर रहे हो, मतलब अपने मौत का क्या करो, फरमान जारी करो, ये तो ऐसी बात हो जाती है। इसीलिए आईसीआई ने क्या बोला, भैया नहीं, अगर कल के दिन यश के ऊपर उंगली उठाओगे तो यश क्या बोलेगा, भैया मैंने क्या दी है, ओपिनियन। भाई मेरे हिसाब से, मेरे को जितना जितना बताया उसके हिसाब से ये सही है। अब अचिन नाहटा ने कोई बात को छुपाया है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अंदर गई ये बात पक्का। तो बोलते समय बोलना है ओपिनियन, करते समय कैसा काम करना है, जजमेंट। नहीं तो 32 करोड़ थोड़ी ना मिलेंगे यार सिर्फ फ्री की राय देने के, काम तबीयत से करना पड़ेगा। तो काम ऐसा करो कि जजमेंट लिख रहे हो, भले ही लिखो क्या बताइए, ओपिनियन। अंदर तक समझ में आया? पहले तो ये समझो ऑडिट क्या है, तभी तो अंदर जाएंगे और पता चलेगा। तो ऑडिट के बारे में अपन ने समझा, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अब आते हैं ओपिनियन किस पे, ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। चलो, अब ये जो ट्रू एंड फेयर ही रहेगा, ये राइट एंड करेक्ट नहीं होगा। ये क्या होगा, ट्रू एंड फेयर। राइट एंड करेक्ट नहीं लिखना, राइट एंड गोरा भी मत लिख देना बेटा, फेयर मतलब गोरा नहीं, ये क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू। से ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है 3 चीजें, दैट इज PRD, where P stands for policy, R stands for regulation and D stands for disclosures। तो PRD में क्या हो जाएगा बताइए, 3 चीजें। पहला क्या हो गया, बोलो, पॉलिसी। दूसरा हो गया रेगुलेशन। तीसरा क्या हो गया, डिस्क्लोजर। पॉलिसी के लिए बोला गया भाई जो भी पॉलिसी होनी चाहिए वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और दूसरा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रेगुलेशन में बोला गया भैया, रेगुलेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सभी फॉलो होने चाहिए, और डिस्क्लोजर में बोला गया भैया ऑल एंड मटीरियल। इतनी चीजें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या बोला बताइए? पीआरडी में पहला पी फॉर पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी में एग्जांपल दो, AS10 डेप्रीसिएशन के ऊपर है। AS10 सुना होगा आपने, प्लांट इक्विपमेंट, PPE बोलते हैं आप उसे, ठीक है। उसमें डेप्रीसिएशन की बात है। डेप्रीसिएशन के 2 मेथड बचपन में सीखे होंगे आपने, एक होता है WDV, एक होता है SLM। सीखा, इतना सभी को पता है। चलो, अब क्या हुआ कि भाई मैंने क्या किया, एक दिन अपने घर पे WDV को बुलाया, SLM को बुलाया, दोनों को मारा पीटा मिलाया, एक नया फॉर्मूला निकला WDSL। क्या निकला बेटा? WDSL। अब मैं WDSL के हिसाब से क्या करता हूं, अपने यहां डेप्रीसिएशन चार्ज करता हूं। मुझे बताओ क्या मैं सही हूं? यस, नहीं है? क्या मेरी जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है? नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी आपने बनाई है वो पॉलिसी कैसी नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा करूं कि 1 साल WDV करता हूं, अगले साल SLM, फिर 1 साल WDV 1 साल SLM, फिर 2 साल WDV 2 साल SLM।
ऐसा खेलूं और बार बार अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करूं, क्या ये सही है कि गलत है? क्योंकि क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी को जब जब चेंज करूंगा इनकम एंड एक्सपेंस के फिगर चेंज होंगे, और अगर ये फिगर चेंज होंगे तो इनका लास्ट रिजल्ट किस पे पड़ेगा? नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए क्या बोल दिया गया भैया कि ये कैसे होने चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताइए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है भैया, ये अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए बताइए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि भैया इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ में? नेक्स्ट थिंग, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। आज अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कंपनी में एक्सटर्नल रूल लगता है कंपनीज एक्ट, और आपके अंदर इंटरनल रूल होता है जो कि कहां दिए होते हैं? AOA में। पार्टनरशिप एक्ट आपने बचपन में, छोटा छोटा बच्चा होंगे तब पढ़ा होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में भी, पार्टनरशिप में क्या लिखा है कि भैया कुछ चीजें पार्टनरशिप एक्ट में दी है, और बाकी अगर आपको इंटरनली कुछ करना है तो उसके लिए क्या बना लो? अग्रीमेंट। अब आप मुझे बताओ, मेरे यहां पे अग्रीमेंट बना है, ABC 3 पार्टनर है, 5:4:3, तो हमारा PSR क्या होना चाहिए? 5:4:3। हमारा जब आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देखेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में दिया 1:1:1। क्या सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि अग्रीमेंट में क्या लिखा है? 5:4:3, और मैं क्या कर रहा हूं? 1:1:1। इसका मतलब है क्या मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया? तो क्या बोलेंगे आप? इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू? नो। समझ में? डिस्क्लोजर, कोई भी बात को आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आज नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, उसमें अपन चीजों को डिस्क्लोज करते हैं, तो आज आपको डिस्क्लोजर देना है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो चीज आपको ऐसा लगता है इट इज वेरी यूजफुल फॉर द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको उस बात का क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर। एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हुआ है इंटर का, तो मैं जानना चाहता हूं, आपको पता होगा कंपनी कई बार बंद हो जाती है, जैसे बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है तो क्या ट्रेडिंग P&L को बनाने का तरीका कुछ चेंज हो जाता है? क्या तरीका की फिगर क्या चेंज होता है? तरीका की फिगर क्या ऐसा होता है कि ट्रेडिंग P&L मैं नॉर्मली ऐसा बनाता हूं तो लिक्विडेशन में ऐसा बनाऊंगा? क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, दिखने में तो दोनों सेम होता है, बट चेंजेस किस में आते हैं? फिगर्स में। क्योंकि उस समय सारी वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आ जाती है? रियलाइजेबल वैल्यू। वेरी गुड, इतना आइडिया है सभी को? पक्का बड़े लेवल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, कोई कंपनी को देख करके, उसकी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को देखते साथ ही क्या पता चल सकता है कि ये कंपनी बंद होने वाली है? नहीं पता चल सकता, क्योंकि आपको क्या पता बिल्डिंग कितने की है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? आपको क्या पता AC की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी? आप तो वैल्यू को देखते हो, यू डोंट हैव गॉट एनीथिंग टू कंपेयर, और आप इतना डीपली कंपेयर भी नहीं करते हो। आज अगर मैं बोल दूं मेरे यहाँ पे बिल्डिंग है 1.5 करोड़ की, अरे भाई मेरी रियलाइजेबल वैल्यू 8 करोड़ है उसकी, मार्केट में बेचने जाऊंगा 8 करोड़ की बिकेगी वो बिल्डिंग, भले ही मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने की डाली हुई है, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। तो आपको क्या पता वो वाकई में 1.5 करोड़ की है कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ और है? तो आप तो बस फिगर ही देखते हो, तो आपको देखने पर लगता है हाँ सब सही है। अब कैसे पता चलेगा कल के दिन ये कंपनी बंद होने वाली है? प्रॉब्लम है ना। तो ये बात को क्या किया जाता है? डिस्क्लोज। कहां पर? नोट्स टू अकाउंट्स में, कि ऑल द फिगर्स हैव बीन मेड इन रियलाइजेबल वैल्यू एंड द कंपनी हैज गॉट मटीरियल अनसर्टेनिटी फॉर गोइंग कंसर्न। ये लिखना पड़ता है। कौन लिखेगा? तो भाई ये लिखेगा जो P&L ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को बनाएगा, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिस्क्लोज किसका करना पड़ता है? ऑल एंड मटीरियल। अब सोचो आपने क्या किया, गोइंग कंसर्न को छोड़ते हुए लिक्विडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L बनाया और इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि आपकी जो ट्रेडिंग P&L है इट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का अच्छे तरीके से। तो इसीलिए अगर हम बात करें ट्रू एंड फेयर व्यू कोई पूछे, मतलब 3 चीजें, पॉलिसी, रेगुलेशन एंड डिस्क्लोजर। पॉलिसी में 3 चीजें एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलेशन में 2 चीजें इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डिस्क्लोजर में 2 चीजें ऑल एंड मटीरियल। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा है। पक्का? चल अब आएंगे कहां पर? नोट्स पे। नोट्स पे यही सारी बातें जो मैंने आपको करी है यही सब लिखा है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है भाई ऑडिट के बारे में। ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity, whether profit making or not, irrespective of size and legal structure, with a view to express opinion on true and fair view.
ओके जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अगर हम बात करें तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, तो पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें जो ट्रेडिंग पीएनएल होता है भाई ये बनता है फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ये बनता है एट अ पर्टिकुलर डेट, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं और ये बताता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। चलो भाई, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो आदि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कौन कौन है। पहला कौन है, कस्टमर। दूसरा है ओनर। ओनर क्या जानना चाहता है, ओनर जानना चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बारे में। मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि भैया उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। लेंडर एंड क्रेडिटर्स ये जानना चाहते हैं कि भैया क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। गवर्नमेंट ये जानना चाहते हैं कि टैक्स वगैरह ठीक से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। एम्प्लॉइज ये देखना चाहते हैं कि उनको वेजेस एंड सैलरी सही मिल रही है कि नहीं। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना करें। सर कस्टमर नहीं बताया आपने, ओके बेटा कस्टमर ये जानना चाहता है कि क्या इनका बिजनेस आगे भी चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, अच्छा धंधा कर रहे होंगे तो अपन भी इनके साथ धंधा कर सकते हैं, लेकिन जिनकी हालत खराब है उनके साथ कोई धंधा नहीं करना चाहता। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी। आज अगर प्रोजेक्ट देखा जाए तो अनिल अंबानी को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि धंधा नहीं चल रहा है, लॉस मेकिंग एंटिटी है। अपन को डर लगेगा इसको काम दिया तो ये काम डुबा ना दे, क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। लेकिन अगर अपन मुकेश अंबानी को देंगे तो हमें पता है मुकेश अंबानी के रिसोर्सेज हैं, वो काम को करके ही देगा, कंप्लीट कर ही देगा। तो वो अपन को चेक करना है क्या, फॉर डिटरमाइनिंग जनरल कंसिस्टेंसी ऑफ अ बिजनेस बिफोर एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। बोलो कोई भी डाउट इसमें, फिक्स है। चल क्या यहां तक के सबको समझ में आए। चलो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और एनालाइज करें। जैसा कि आपने देखा डेफिनेशन में पहला क्या देखा आपने, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो भैया बोला गया सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट होता है। ऑडिट जो है क्या लिखा है, ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इन अ प्रॉपर वे एंड इट शुड बी अनबायस्ड इन अप्रोच। अनबायस्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जहां इंडिपेंडेंस नहीं होगी डेट मीन्स वहां पे क्या आएगी, बायसनेस आएगी। ओके नेक्स्ट क्या है, किसका करना है बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल दिया गया, ऑडिटर ओपिनियन किस पर डिपेंडेंट है बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, दैट इज ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता होगा ये कौन इंसान बनाता होगा, अकाउंटेंट मतलब मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है। ऑडिटर इसे बनाएगा क्या, नहीं ऑडिटर इसे नहीं बनाएगा। इसको बनाने का काम किसका रहेगा बताइए, मैनेजमेंट का रहेगा। तो क्या बोल दिया गया भैया यहाँ पे, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ में, ओके नेक्स्ट क्या बोला गया, एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है, कंपनी है बस, ओनली कंपनी इज एंटिटी। जब मैंने वर्ड एंटिटी यूज किया ना तो एंटिटी मीन्स एवरीथिंग, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, हर चीज क्या है बताइए, एंटिटी के अंदर आएगी। इसका मतलब हर एंटिटी का क्या होता होगा, ऑडिट होता होगा, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या चैरिटेबल वन हो। पढ़ा है अपने चैरिटी वाली कंपनी कौन सी, सेक्शन 8, चलिए एनपीसी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या, ओपिनियन। ओपिनियन देना है, क्या नहीं देना, ओपिनियन भी किस पे देना, ऑन और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब कितनी चीजें बताइए, पहला पॉलिसी, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा डिस्क्लोजर। पॉलिसी भी कैसी होनी चाहिए बताओ, एक्सेप्टेबल एंड कंसिस्टेंट। रेगुलेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डिस्क्लोजर ऑल एंड मटीरियल। समझ में आ रहा है। कौन करेगा ये ऑडिट, सीए करेगा, जिसके पास क्या होगी, सीओपी। कोई भी डाउट, फिक्स है, पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पर दिया हुआ है जिसका नाम है क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स में दिया हुआ है, क्योंकि इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सिर्फ हमारा ऑडिट ही नहीं, ऑडिट के अंदर जब अपन स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे इसमें भी आपको इंडिपेंडेंस की महिमा है। अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी इंडिपेंडेंस की महिमा है, और अगर आप सीए एक्ट पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी इंडिपेंडेंस की महिमा है। मतलब इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बात समझ में,
सर ये इंडिपेंडेंट होता क्या है? क्या होता है बेटा इंडिपेंडेंस? थोड़ा सा बता सकते हो क्या होता होगा इंडिपेंडेंस? ओके, जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो कंपनी में। अगर होगा इंटरेस्ट तो क्या दिक्कत है? बायसनेस आएगी। मतलब वो किसके हिसाब से काम करेगा फिर? मैनेजमेंट के हिसाब से। और यही तो नहीं होना चाहिए, उसी को तो इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो इसी चीज को इंग्लिश में जोड़ लो। क्या है भाई इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मींस दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। इट मींस जजमेंट ऑफ वन पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। अरे जजमेंट ऑफ वन पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। तो सर आप किसके हिसाब से काम करोगे? भैया आईसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। क्या बोला? इट रिक्वायर्स दैट इट शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, or we can say that auditor is not having any interest. Thus, he should work in a complete unbiased manner that is according to law, rules and regulations. क्या ये बात समझ में आई थी? पक्का? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अपन ने समझा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के बारे में। व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? इट मींस द जजमेंट ऑफ वन पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द wishes of another person. That means you have to work in an unbiased manner. समझ में? Thus you have to work according to law, rules and regulations. और किस किस ने इंडिपेंडेंस की महिमा बताई है? 3 लोगों ने। पहला ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। जैसे अकाउंट्स की दुनिया में AS होते हैं, हमारे ऑडिट की दुनिया में SA होते हैं। समझ में? दूसरा कंपनीज एक्ट ने बताया, और तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही? चलिए, नेक्स्ट क्या बताइए? बेनिफिट ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है। मतलब पहले आईसीआई ने जो क्वेश्चन में दिया था, अब इसका आंसर चेंज कर दिया है। और आईसीआई ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पूछती रहती है बहुत इजी आंसर, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट चेंज किया तो हमें चेंज्ड ही वे पे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला भाई? बेनिफिट ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का क्या बेनिफिट है या ऑडिट क्यों कराना चाहिए। तो पहली चीज तो आप ही मुझे बताइए, ऑडिट, अगर आप कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और कोई अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, आपका विश्वास किसके ऊपर ज्यादा आता है? ऑडिटेड। मतलब जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए क्या कराना पड़ता है? ऑडिट। तो पहला पॉइंट यही है, इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज qualitative and it is the outcome of an exercise carried out by following auditing standards recognized globally. क्या ये बात समझ में? अच्छा, फिर मुझे बताओ ना, जो एम्प्लॉइज, अच्छा ऑडिट ऐसे देखा जाए तो हर एंटिटी को कराना चाहिए, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ पूछूं तो कौन सी एंटिटी कराती होगी ऑडिट? जो बड़ी हैं कि छोटी हैं? चलो ऐसे पूछूं मैं, बड़ी हैं। समझ में आए? बड़े लोग ना ऑडिट कराते भी हैं, उनको खुद का मन करता है यार हम ऑडिट कराएं। पता है क्यों? क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है ना, वो दिन रात एक्सपेंशन सोचता रहता है, वो भागता रहता है, आज ये कर लूं, आज वो कर लूं, आज यहां पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो। अब वो दिन रात ये सब सोचता है, तो उसके पीछे कौन लोग हैं? पीछे कौन है? एम्प्लॉइज। उसके पीछे खड़े कौन है? एम्प्लॉय। ये तो भाग रहा है, पीछे पीछे एम्प्लॉइज लोग बोलते हैं अरे ये भाग रहा है, चलो अपन पीछे बैठ के क्या करें? फ्रॉड करें, गड़बड़ियां करें, गलतियां करें। अब ये गड़बड़ियां, ये गलतियां कहां से पता चलेंगी? ऑडिट से। तो वो गड़बड़ियां अगर जानबूझ के करने वाले होंगे तो वो पकड़ी जाएगी। तो एम्प्लॉय को अगर ये पता रहेगा कि यार ये लोग ऑडिट कराते हैं, अपन पकड़े जा सकते हैं, तो कभी एम्प्लॉय क्या नहीं करेगा? गड़बड़ियां नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। और अनजाने में की तो पकड़ लेंगे, तो एटलीस्ट वो सुधर जाएगी। तो अगर अपन बात करें, इट एक्ट्स एज एन मॉरल चेक ऑन व्हाट दोस्तों? एम्प्लॉइज के ऊपर एक मॉरल चेक बनाता है फ्रॉम कमिटिंग व्हाट दोस्तों? फ्रॉड। क्या ये बात समझ में? उसके बाद गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है क्या? टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए। अच्छा, क्रेडिटर्स को भी हेल्प करता है क्या? क्रेडिट वर्दीनेस के लिए, कि वेदर टू लैंड और नॉट टू लैंड व्हाट दोस्तों? क्रेडिट। फिर यही बताया आपको, फ्रॉड या एरर पता चल जाती है एम्प्लॉय ने जो भी फ्रॉड या एरर की होती है। समझ में? नेक्स्ट, an audit reviews existence and operation of various control, hence it is useful to pointing out of deficiency, कहाँ हम गड़बड़ियां करें ये भी हमें पता चल जाती है। ओके, नेक्स्ट, कहीं ना कहीं ये और किस किस को हेल्प करता है? तो मेनली ये हेल्प करता है ओनर को, मैनेजमेंट को, ये जानने के लिए कि हमारा काम कैसे चल रहा है। आपको पता है
हर दिन मेरे को थोड़ी ना पता रहता है मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं। ये कब पता चलता है? साल के एंडिंग में, जब क्या होगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर गड़बड़ी रह गई और हमें लग रहा है वाह प्रॉफिट में, पता चला बहुत सारे एक्सपेंसेस नहीं डाले, हमें लग रहा है लॉस है, अरे पता चला एक बैच की इनकम ही नहीं डाली थी पूरी की पूरी 20-25 लाख रुपए। अब अगर हम सोचे अरे यार लॉस हो गया, साला इतने बच्चे पढ़ा रहे, अपन तो सोच रहे थे कि अपन भयंकर कमा रहे, इधर देख करके लग रहा है भाई इधर तो हालत ही खराब है अपनी, भाई ऐसे कैसे धंधा चल रहा है। तो बाद में साला पता चला कि अपन ने पूरे बैच की इनकम ही डालना भूल गए, एक बैच की, तो पता चला वो 20-25-30 लाख रुपए की इनकम नहीं डाली, इसलिए अपन लॉस में दिख रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब कहां से पता चलेगा अपन को? जब अपना क्या होगा बताइए, ऑडिट होगा। तो इन केस ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर। Financial statement are prepared by management. As a shareholder owner, they need an independent mechanism so that financial information is qualitative and reliable and has their interests safeguarded by an audit. तो भैया शेयर होल्डर लोगों को भी चाहिए, प्लस मैं एज अ ओनर हूं, मुझे भी देखना है कि भैया सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में? तो अगर मैं अब आपसे इससे पॉइंट वाइज पूछूं, तो भैया पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था ऑडिट से क्या फायदा होता है। तो पहला फायदा ये होता है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा फायदा ये किसको देता है बताइए, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कैसा एग्जामिनेशन होता है बताइए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। तीसरा फायदा ये क्या रखता है, मॉरल चेक रखता है, किसके ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर। गवर्नमेंट को हेल्प करता है क्या निकालने के लिए, टैक्स निकालने के लिए। क्रेडिटर की हेल्प करता है किसके लिए, क्रेडिट वर्दीनेस के लिए। उसके बाद फ्रॉड या एरर को क्या कर देता है बताइए, डिटेक्ट कर देता है। उसके बाद कहीं ना कहीं सिस्टम्स की चेकिंग हो जाती है, तो हमें क्या पता चल जाता है, सिस्टम की डेफिशिएंसी। दीज आर व्हाट, क्या पढ़ाया मैंने, बेनिफिट्स ऑफ व्हाट डज द ऑडिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पक्का? चलिए आइए, तो यहां तक क्या अपन ने चीजों को देख लिया, क्या क्या कंसेप्ट पढ़ लिया अपन ने, जल्दी बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग की अपन ने पूरा डेफिनेशन को तोड़ा है अंदर, बेनिफिट्स पढ़ा है। यहां तक एकदम स्पष्ट सब कुछ। चलो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट का नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिटर। टाइप्स ऑफ क्या दोस्तों, ऑडिटर। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा दोस्तों, ऑडिटर कौन होता है? सीए। और बताओ ऑडिटर कौन होता है? टेक्निकल चीजें पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग जो है ना एकदम छोटा सा हो जाता है। ऑडिटर वो होता है जो ऑडिट करता है। एकदम सिंपल सवाल था। आइए, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर? भाई तो क्या कहता है, ऑडिट करता है। जनरली ये कौन होता है, सीए होता है। अब ध्यान से समझना, मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ ऑडिटर के बारे में। दो प्रकार के मेन ऑडिटर होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर नाम से क्या लग रहा है, एक ऐसा ऑडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है। इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये किसके लिए काम करता होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा ध्यान से। आपने बचपन में अगर बीएसटी पढ़ा होगा, बीएसटी पता है आपको, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कोई बच्चा इस बात से अछूता तो नहीं है कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट से? यस, एक होता है कौन सा, एम्प्लॉय लोअर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है अपर लेवल। अपर लेवल में कौन लोग बैठते हैं, डायरेक्टर्स, बड़े बड़े लोग बैठते हैं। मुकेश अंबानी कहाँ बैठता है, अपर लेवल पे। गौतम अदानी कहाँ बैठता है, अपर लेवल पे। ये आदमी जो अपर लेवल पे रहते हैं, क्या ये लोग दिन रात छोटी छोटी एक्टिविटीज में लगे रहते होंगे क्या? क्या मुकेश अंबानी बैठ करके कहीं दुकान में कपड़ा वपड़ा बेच रहा होगा क्या? क्या लग रहा है बेटा? क्या बैठ करके कहीं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा होगा क्या? यही तो नहीं, अंदर ऑफिस में बैठ के नगद गिन रहा होगा क्या? नहीं। ये सब के लिए किसको रखा है, आदमी लोगों को रखा है। तो सर ये लोग तो घर पे पहले बैठे रहते होंगे, हाथ में बॉटल, सामने नेटफ्लिक्स एंड चिल, कैसा होता होगा? आंसर इज नो। भाई मुकेश अंबानी के आगे 2 साल की डेट फिक्स्ड है,
वो आदमी को पता है कि अगले 2025 में मैं कहां रहने वाला हूं इस तारीख को। आदमी इतना पॉइंटेड है। तो भाई ये आदमी फिर अगर देखा जाए तो ये आदमी अपर लेवल वाला, सर इन लोग कोई छोटे छोटे काम भी नहीं कर रहे और इन लोग फ्री भी नहीं है, तो इन लोग काम क्या कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं दिन रात सोचने का, प्लानिंग का, एक्सपेंशन का। दिन रात लगे हुए बेइंतहा एक्सपेंशन करने में। यहां पैसा लगा दूं, यहां कंपनी खोल दूं, ये वाले सेक्टर में घुस जाऊं, इसको बर्बाद कर दूं, इसको ये कर दूं, इसकी कंपनी खरीद लूं, सब दिन भर यही चीजों में लगे। अब ये लोग एकदम भाग रहे दौड़ रहे, भाग रहे दौड़ रहे, भाग रहे दौड़ रहे। ये लोग तो भागते जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीछे बर्बादी इनका पीछा कर रही होती है, क्योंकि इनके पीछे बैठे हुए लोग जो हैं वो है नॉर्मल एम्प्लॉइज, जिनका दिमाग अपर लेवल जैसा नहीं होता। अगर आपके एम्प्लॉय का दिमाग आपके जैसा हो गया तो फिर वो भी आपके जैसा हो जाएगा, तो फिर वो एम्प्लॉय थोड़ी ना रहेगा। गेट माय पॉइंट? तो आज इसीलिए जो वर्किंग हमारा स्टाइल होगा वो इनका नहीं है, और ये लोग 100% गलतियां करेंगे। अब ये लोग अगर 100% गलतियां करेंगे, और मैं तो भाई एक्सपेंशन में भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं इनकी गलतियों की वजह से पीछे बर्बादी मेरा क्या कर रही है, बोलो, पीछा कर रही है। तो ये कौन बताएगा कि भाई आपको यहां पर आप अपने एक्सपेंशन पे लगे रहो, आप अपना काम मत रोको, मैं थोड़ी ना अपना काम रोक दूंगा इन चक्करों में। तो इसीलिए भाई इन लोगों के ऊपर क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अब ये चेक करने के लिए एक अलग से इंसान को बुलाया जाता है, और उस इंसान का नाम क्या है बताइए? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा इंसान होता है जो टॉप मैनेजमेंट का आदमी होता है, और जो बैठ करके ये चेक करता है कि क्या जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है, क्या पॉलिसी को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आज आप खुद समझो ना, नाटक क्लासेस का एग्जाम्पल, मैं दिन रात क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। भाई मेरे को एक्सपैंड करना है अपने आप को। अब 2017 जहां पर हम आए थे और हमारे पास एक बच्चा था, मेरे को अभी भी याद है, मैं पीछे वाला रूम जिसकी कैपेसिटी 100-150 बच्चे की, उसमें एक बच्चे को चिक चिक के पढ़ा रहा था। खुद बच्चा भी डर गया था कि ये आदमी को क्या हो गया। ऑब्वियस सी बात है। अब वहां से बाय गॉड ग्रेस आज दिन भर में 700 से 800 बच्चे आते हैं इस कैंपस में। तो आज अगर हमने ये चीज को किया है तो इसके लिए दिन रात पढ़ाना ही तो पड़ा है ना हमको। अब दिन भर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ 8 से 9 घंटा, 12 घंटा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो नीचे मेरा मैनेजमेंट काम कर रहा है। अब ये मैनेजमेंट से गलतियां हो जाती हैं, तो इन मैनेजमेंट की गलतियों को कौन चेक करेगा? मुझे बताओ, मेरे पास टाइम थोड़ी ना, क्या मैं बैच ड्रॉप करके यही देखता रहूं? तो मैं कमाऊंगा कब, मैं एक्सपैंड कब करूंगा? तो आज अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भाई हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है। आज नीचे बैठा मैनेजमेंट कुछ भी करेगा, तुम जाओ सर वो डिस्काउंट चाहिए था, आप मैनेजमेंट को एकदम रो गाओ, एकदम बोलो, तो मैनेजमेंट आपको बोले हाँ चलो ठीक है, इतना नाटक कर, हाँ चल ले जा, डिस्काउंट दे दिया। उनका थोड़ी ना कुछ जाएगा तो मेरा ना। अब मेरे को तो ये बात पता चलेगी महीनों बाद, तब तक बच्चा भी गया, पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, तब मुझे पता चल रहा है कि यार ये बच्चे को 5,000 जमा करना था, ये तो सिर्फ 1,000 में पढ़ के चला गया। ये बच्चे की एक इंस्टॉलमेंट वैसे बनाई गई थी, 2 इंस्टॉलमेंट बनाई गई थी, एक ही दिया, पूरा पढ़ लिया, सब बुक्स ले लिए, सब मजे कर लिए, पास भी होके निकल भी गया। दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए फोन ही नहीं उठा रहा है, ब्लॉक में डाल दिया हमारा। अरे आया कि नहीं आया? तो आज मेरे साथ इतना सब गलत होगा और मैं बैठ करके चेक नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे एक आदमी चाहिए ना जो मेरे पीठ पीछे ये सब चीजों को चेक करे कि क्या जो मेरा काम है क्या वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसे इंसान को रखा जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिटर। मेरा आदमी रहेगा टॉप मैनेजमेंट का आदमी, जो पीछे क्या करेगा? चेक करेगा कि जो पॉलिसी है क्या वो सही है या नहीं है। दूसरा, आप अभी बोल रहे थे कि सर अकाउंट्स जो है वो सीए प्रिपेयर नहीं करता, ऑडिटर प्रिपेयर नहीं करता, अकाउंट्स प्रिपेयर करता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में जब मैं नाम सोचता हूं रिलायंस का मैनेजमेंट, तो मैं सोचता हूं मुकेश अंबानी। अब आप मुझे बताओ, मुकेश अंबानी को क्या अकाउंट समझता होगा? वो साइंस का पढ़ा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, उसके सामने मैं लिखूंगा कैश डेबिट टू सेल्स, क्या लिखूंगा बताइए बेटा? कैश डेबिट टू सेल्स। वो आदमी पढ़ेगा कैश डॉक्टर टू सेल्स, उसको डीआर का मतलब डॉक्टर समझता है। अपन को क्या समझता है? डेबिट। उनको पता होगा इंडियास क्या होता है, उनको पता होगा एएस क्या होता है? नहीं ना। ये कौन करेगा? ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर। इस आदमी को रखेंगे कि भैया तू क्या कर, अकाउंटिंग भी कर, हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। इसका जिम्मा भी अपन किसको दे के रखेंगे बताइए? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर मेरी अकाउंटिंग करेगा, इंटरनल ऑडिटर ही मेरी क्या चेक करेगा? पॉलिसीज। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? ध्यान से समझो। एम्प्लॉय तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। आज आप समझो मुकेश अंबानी का बिजनेस कहां कहां तक नहीं फैला हुआ है।
आज क्या दिन रात उनके हर स्टोर में अच्छा खासा पैसे का कलेक्शन होता होगा। इमेजिन करो रिलायंस ट्रेंड, कितना बड़ा रिलायंस ट्रेंड है, वहां जाते हो कपड़ा खरीदते हो, तुम ही 5-6 हज़ार का खरीद लेते हो। ऐसे दिन भर में अगर मान लो 20 ग्राहक आ गए तो 1-1.5 लाख रुपए की पर डे की तो क्या है बताइए, सेल्स है। अब ऐसे ही 1-1.5 लाख की पर डे की इनकी सेल है, और पता है क्या करते हैं वहां का जो कैशियर है, वो 1-1 लाख रुपए की सेल आती जा रही, सब कैश ही देते हैं मान के चलो। तो 1-1.5 लाख के जो कैश की सेल है वो ले लेके अपने ड्रॉर में लेके बैठा हुआ है। अब महीने के एंड में 40 लाख रुपए रखे उसके ड्रॉर में। मुझे बताओ क्या ये जो 40 लाख इनके ड्रॉर में रखे हुए हैं, क्या ये इसे सही किया 40 लाख ड्रॉर में रख करके? इसे क्या करना चाहिए था? बैंक में जमा करना चाहिए था। अब आज 40 लाख ड्रॉर में रखे हुए हैं, क्या इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हैं? क्या प्रॉब्लम है? पहली चीज कि पूरा धंधा कैश पर डिपेंडेंट है। What is blood to the body is finance to the business। 40 पेटी तुमने क्या किया है, आउटसाइड बिजनेस कर दिया ना। बैंक में होता तो आज क्रेडिटर को पे कर चुके होते, बैंक में पड़ा होता तो बैंक लोन पे हो जाता, बैंक में पड़ा होता तो ओडी नहीं लेनी पड़ती। ये 40 पेटी तुम ड्रॉर में लेके बैठे हुए हो। अब मुकेश अंबानी कहां तक ध्यान देगा? उसके पास 11,000 ब्रांचेस हैं रिलायंस ट्रेंड की। अगर एक एक ब्रांच में भी अगर 40-40 पेटी का काम हो जाए, 400-500 करोड़ के ऊपर की कहानी हो जाएगी महीने की। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन इन चीजों को चेक करेगा कि भैया मेरी जो एसेट है, मेरा जो कैश है, मेरी जो बाकी की एसेट है, वो सब सही है कि नहीं है? कोई तो आदमी होना चाहिए ना, औरत भी चलेगी, कोई तो होना चाहिए पीछे जो इन चीजों को चेक करे। तो वो जो पीछे चेक करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे बताइए? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर एक ऐसा इंसान है जो किसका आदमी है बताओ? टॉप मैनेजमेंट का, जो बैठ करके 3 चीजें देखता है। पहली चीज ये देखता है क्या एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है कि नहीं, एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। दूसरी चीज वो ये देखता है क्या कि भैया कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या चेक करता है बताइए? कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और तीसरी चीज वो देखता है क्या भाई? दैट इज सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। क्या देखता है बताइए? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। 3 काम करता है कौन? इंटरनल ऑडिटर। विश्वास मानिए हर बड़ी एंटिटी का इंटरनल ऑडिटर होता है। इमेजिन करो कोई बड़ा हॉस्पिटल जहां आप गए होगे, एमएमआई, रामकृष्णा, कोई भी हॉस्पिटल आप जाओ, क्या लगता नहीं कितना बेनतहाशा वहां पे काम चल रहा है? कोई पेशेंट आ रहा है तो कोई जा रहा है, तो कोई पैसा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई कभी भी जा रहा है। भाई वहां पर पूरी चेकिंग होनी चाहिए ना। कितना सारा पैसा आता है, एक एक पेशेंट डिस्चार्ज होता है, 8-8 लाख रुपए, 9-9 लाख रुपए ले लेते हैं उन लोग। अब एक पेशेंट का अगर इतना बिल बन रहा है तो भैया वाकई में पैसा आ रहा है, वो पैसा भाई सही जगह पर है कि नहीं? कैशियर लेके भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। पता चला एक पेशेंट आया फ्री में पूरा इलाज करके निकल गया, पैसा ही नहीं दिया। ये सब कौन चेक करेगा? इंटरनल ऑडिटर। मेरे से गलतियां होती है यार, मेरी एंटरप्राइज तो छोटी है। भैया बच्चा पढ़ रहा है, पता चला हमने फीस ही नहीं मांगी, तो पता चल रहा है हमारा ऑडिटर हमको बताता है, अरे यार इसकी तो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तुम्हारे एम्प्लॉय ने ध्यान नहीं दिया। अरे ये तो बच्चे क्या यहाँ पे दिख रहा है, अटेंडेंस में नाम दिख रहा है, इसकी तो कहीं एंट्री नहीं है बैंक में, बताओ कहाँ पे है, क्या हो गया? अरे यार ये बच्चे की कैश दिख, इसे बैंक डिपॉजिट दिख रहा है, अभी मैं पूरे क्रॉस टैली कर रहा हूँ, इसका तो है ही नहीं बैंक डिपॉजिट। पता चला हम चेक कर रहे थे, स्क्रीनशॉट्स जो है वो कुछ गड़बड़ आ गए हमारे पास, किसी और बच्चे के किसी और बच्चे में डाल दिए। होती है हमसे गलतियां। तो भाई बड़े बड़े लेवल पे तो बड़ी बड़ी गलतियां होती होंगी, कौन चेक करेगा? ये करना चेक और ये ओनर का काम है। ओनर बैठ के ये सब करेगा तो धंधा कौन करेगा? तो इसके लिए किसको रखा है बोलो ना? इंटरनल ऑडिटर को। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ। ठीक है, एक रेंट अग्रीमेंट बनाया गया था मेरे और मतलब मेरे नहीं, एक रिश्तेदार है हमारे, ठीक है, उन्होंने रेंट अग्रीमेंट बनवाया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। उन्होंने अपनी प्रीमाइसेस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को दी जो IAS IPS पढ़ाते हैं। उनका सिंपल फंडा था, वो बोले भैया हम ना आपको, अब हमें नहीं पता आपका बिजनेस कितना चलेगा, वो बोले भैया 2 लाख रुपए महीना रेंट देना पड़ेगा। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला काफ़ी पैसे रहते, अरे सर आज पढ़ाऊंगा, आज बैच में 4 बच्चे आएंगे, 4 को बताएंगे, ऐसा करते करते 4,000 तक पहुंच जाएंगे। उनको तो ऐसे ही लगता है कि ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो वो बोला सर हम ना आपको तो रेंट बहुत देंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन अभी ना फिक्स मत करो क्योंकि अभी हम नए नए हैं। तो मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने बोला चल ठीक है भाई, तेरे साथ मैं पार्टनरशिप टाइप कर लेता हूँ, 20% हर जो आपकी ग्रॉस मंथली क्या आएगी, पैसा आएगा, इनकम आएगी, उसका तुम 20% मुझे दोगे। बोले ठीक है सर ये चल जाएगा। अब लेकिन पता चला 2 ही ठो बच्चे आए,
तो पता चला इतना बड़ा प्रेमाइसिस बुक करके बैठा और रेंट कितना आ रहा है, 2100 रुपये महीना, दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने बोला भैया देख, मिनिमम तेरे को कितना देना पड़ेगा, 25,000 रुपये, मिनिमम 25,000 हो गया रेंट, और बाकी हो गया 20% ऑफ योर फीस। 5 पेटी कमाए तूने इस महीने, 1 पेटी मेरा रेंट, और अगर इस महीने नहीं कमाए तूने, 2-4 ही बच्चे आए, तो 25,000 रुपये मेरा रेंट। मतलब विच एवर इस क्या कंसेप्ट हो गया, हायर। अच्छा, वो जो बिजनेस है ना जिसको दिया है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल वाला, मतलब उनके जो हेड ऑफिस वाले वो बड़े लोग हैं, वो करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं, लखनऊ बेस्ड उनका हेड ऑफिस था। उनकी अकाउंटिंग में पता है क्या गड़बड़ी कर दी, उनके अकाउंटेंट ने गड़बड़ी करी थी। अच्छा चल पड़ा, ब्रांड नेम तो था ही, ग्लोबल अपना इंडिया लेवल पे बिजनेस चल पड़ा। हर महीने 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, 3 लाख रुपए महीना आ रहा है, 4 लाख रुपए महीना आ रहा है। तो ऐसा ऐसा इनका ग्रो हो रहा है। अब 4 लाख रुपए महीना आया, मतलब रेंट कितना होना चाहिए बताओ, 80,000, 20% का। लेकिन पता है लखनऊ से रेंट कितना आता था, ये कैसे आ रहा था, 80,000 पे क्या कर दिया, 25,000 ऐड कर दिया। बल्कि रेंट अग्रीमेंट क्या बोल रहा था, 20% और 25,000 विच एवर इज। अच्छा, मेरे जो रिश्तेदार है उनको दिख गया कि आ रहा है 25,000 एक्स्ट्रा, बोले अच्छा इन लोगों ने एग्रीमेंट ऐसा इंटरप्रेट किया होगा, तो बोले चलने दो। अच्छा, वो मेरे को बताए भी थे बहुत पहले कि मैंने ऐसे उनसे पूछा, मैं कहा यार कैसा चल रहा है, बोले आज सही डिसीजन हो गया, और 25,000 वाला भी फंडा अच्छा था इन लोग का। वैसे तो विच एवर इज हायर होना चाहिए, मेरे को आना चाहिए 80,000, लेकिन इन लोग एक एक 5 भेज रहे, 5 भेज रहे। बोले मजा ही आ रहा है मेरे को, क्योंकि 25,000 की एक्स्ट्रा क्या हो रही है, इनकम। 4 दिन पहले फोन आ गया इंटरनल ऑडिटर का कि सर हमने अग्रीमेंट को स्टडी किया और हमारे अकाउंटेंट से एक मिस्टेक हो गई है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको हर महीने 25,000 रुपये ज़्यादा दे दिया है, तो अब आप क्या 12 महीने के 3 पेटी बनते हैं, ये एक्स्ट्रा चला गया है, ये वापस कर दो। मेरे रिश्तेदार का फोन आया, बोले भाई अग्रीमेंट भेज रहा हूँ, कुछ ऐसा तोड़ बता दे कि मैं उसको ये बोल दूँ कि सर नहीं, इसका मतलब यही था कि हम 80+25 लेने वाले थे, विच एवर इज हायर नहीं लेने वाले थे। तो उनका कहना था कुछ ऐसा, अब मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो उनको लगा भाई कुछ अग्रीमेंट में ऐसा तोड़ बता दे निकाल के, ऐसा वर्ड का कुछ अपन झोलझाल कर दे कि ये फीलिंग आ जाए उनको कि नहीं हम 80+ क्या मांग रहे हैं, 25 मांग रहे हैं। अब वो लालच बढ़ गया ना, अब 3 पेटी देने का मन नहीं है उनका, तो अभी डिस्प्यूट पे डाल के बैठे हुए। तो समझ में आ रहा है अब ये गलती किसने की बताओ, बेवकूफ कौन था, एम्प्लॉय। वो साला अकाउंटेंट जिसको इन्होंने काम दिया होगा, वो अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसको समझ नहीं आया अग्रीमेंट, पढ़ा लिखा नहीं, पता नहीं क्या नहीं, उसने उठा उठा करके पर महीना क्या किया, 25,000 एक्स्ट्रा दे दिया। अब सोचो यार, एक फ्रेंचाइजी के साथ 3 पेटी का हुआ, 10 फ्रेंचाइजी के साथ होता, ओनर बेचारा लगा हुआ है, आज मैं यहां खोल दूं वहां खोल दूं, ये कर दूं वो कर दूं, इधर तुम 3 पेटी से हर साल क्या हो रहा लुट रहे हो। और इनटू अगर 10-20 का दूं, अगर हर फ्रेंचाइजी में खेल चल रहा होगा तो तुम 60 पेटी से उतर रहे हो, तुमको पता नहीं चल रहा, बर्बादी पीछा कर रही है। लेकिन ये बर्बादी पीछा कर रही किसने बताया, बोलो ना, इंटरनल ऑडिट। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्या बात समझ में आई। तो इंटरनल ऑडिटर किसका आदमी होता है, बोलो ना, समझ में आया पक्का अच्छे से। चलिए नहीं, अभी तो डिस्प्यूट पे डाले हैं, अभी अब वो टॉप मैनेजमेंट से उनकी बात होनी है। मतलब उन्होंने अभी क्या किया है, उन्होंने अभी टॉप मैनेजमेंट बोले ठीक है हमें तुम्हारे बॉस से बात कराना। अभी तो इंटरनल ऑडिटर का फोन है ना, तो बोले हम ओनर से बात करेंगे सीधा, भैया हमारी गलती थोड़ी ना, तुम्हारा आदमी भेजा था, मेरा तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग उसके हिसाब से हो गया। अब वो ऐसा ऐसा बातचीत करेंगे, उन लोग अपना निपटेंगे, वैसा रहेगा। हालांकि मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा ही हुआ है, साफ साफ लिखा विच एवर इज हायर, तो वैसे तो दे देना चाहिए और दे ही भी देंगे। उनके लिए ऐसा 3 लाख कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है लालच की तो कोई कीमत ही नहीं है। आइए, क्या ये बात समझ में आई आपको पक्का अच्छे से। चलिए चलिए चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चों सर यूट्यूब पर सारी क्लासेस आएंगी? नहीं बेटा, यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं आएंगी, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अब वो ठीक हो गई है। सर इज इट फ्री और चार्जेबल? तो बेटा इट इज चार्जेबल। अभी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी, बाकी फिर वो नॉर्मल चलेंगी। चलो फिर वो ऐप पे आएंगे। चलो, क्या यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों पक्का अच्छे तरीके से? चलिए, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, 2 प्रकार के ऑडिटर होते हैं बेटा, एक होते हैं इंटरनल और एक कौन होता है बताइए, एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल ऑडिटर कौन होता है बताइए, जो मैनेजमेंट के लिए काम करता है और बेसिकली वो 3 चीज़ों पे काम करता है। पहला किस पर काम करता है बताइए, एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी, दूसरा हो जाता है कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तीसरा सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स।
समझ में आया? पक्का? क्लास में मोबाइल यूज़ करना वर्जित है। अगर आप मोबाइल पे चैट करेंगे फिर मैं उसी से ही चैट करूंगा बेटा, फिर आपका टूट जाएगा, फिर मुझे मत बोलना कि सर तोड़वा दिया आपने। ठीक है, आइए चलिए, क्या यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसके बारे में? एक्सटर्नल ऑडिटर। जो हम पूरे के पूरे ऑडिट के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पूरा क्या होगा बताइए? एक्सटर्नल ऑडिटर। जब तक मैं वर्ड इंटरनल ऑडिटर ना यूज करूं, मतलब आप समझ लीजिए मैं किसके बारे में बात करूंगा बताइए? एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में ही बात करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? तो जब मैं बोल रहा हूं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, ये वो करेंगे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट विच ऑडिटर बताइए? एक्सटर्नल ऑडिटर। ये सारे काम नहीं करता, अकाउंट्स प्रिपेयर करने का काम इसका नहीं है, ये चेक नहीं करेगा आपकी सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, इसका एक ही काम है सिर्फ चेक करना, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या देना इस पर? ओपिनियन। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? अच्छे तरीके से। चलो आपके सामने एक है टाइप्स ऑफ ऑडिटर, में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से इसे रीड करेंगे फास्ट और मुझे बताएंगे। चलिए पहला क्या पॉइंट दिया बताइए? अपॉइंटमेंट के बारे में दिया है। चलो अपॉइंटमेंट में क्या बोल रहा है बताइए? एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा बताइए? मैनेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क कौन डिफाइन कर रहा है? लॉ। मैं आपको वही तो पढ़ाऊंगा। यस। इंटरनल ऑडिटर को कौन बताता है? मैनेजमेंट, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटर का सीए होना जरूरी है, बट इंटरनल ऑडिटर का सीए होना जरूरी नहीं है। सर ऐसा कैसे? यस, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ एंटिटीज ना सीए इंटरमीडिएट जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने सीए फाइनल के अपियर किए एग्जामिनेशन बट किसी कारणवश नहीं क्लियर हो पाए, दे हैव गॉट द फुल ब्रेन, बस क्या नहीं है? डिग्री नहीं है, पढ़ाई तो अपन ने की है, तजुर्बा आ ही जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे लोगों को बहुत सारी कंपनीज अपना इंटरनल ऑडिटर बना लेती है और अच्छा पैकेज देते हैं। मेरा एक फ्रेंड है प्रभजोत, राइट नाउ ही इज इन दुबई, तो वो भी सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके सीए फाइनल उसने नहीं दिया एग्जामिनेशन, तो वो भी क्या बना था? इंटरनल ऑडिटर। वो उस टाइम पे, आज से 5-7 साल पहले, वो 55,000 रुपये महीने में टीवीएस कंपनी में लगा था। अब वो चला गया दुबई, अब वो कौन सी कंपनी में है, अभी भी क्या कर रहा है पता नहीं। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए तो वो उस समय पर अच्छा खासा अर्न कर रहा था, तो एज ए इंटरनल ऑडिटर। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि भैया ये मे भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोल रहा मेरे को सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहिए, क्या सीए बोलूंगा तो वो डिग्री होने का 1-2 लाख मांग लेगा। नॉर्मल किसी सीए इंटर को रखूंगा, दिमाग उसके पास भी उतना है जितना सीए के पास है, मोटा माटी, लेकिन ये हमें कम में मिल जाएगा क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? डिग्री नहीं है। समझ में? चलो इंडिपेंडेंस की बात की जाए, एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई, बट इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता। एक्सटर्नल ऑडिटर की एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने का तरीका है जो कि ऐसे 700 में दिया है, वो अपन ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिटर का ऐसा कोई रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? शेयर होल्डर को। और इंटरनल ऑडिटर किसको सबमिट करेगा? मैनेजमेंट। क्या यहां तक की चीजें समझ में? पक्का? आपके साथ एक बार फास्ट ट्रैक में जानना चाहूंगा, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर जल्दी से बताएंगे किसको अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है? बताओ, किसको अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है? इंटरनल। किसको अपॉइंट शेयर होल्डर करता है? एक्सटर्नल। कौन इंडिपेंडेंट होना चाहिए? एक्सटर्नल। कौन इंडिपेंडेंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा? इंटरनल। किसका सीए होना जरूरी है? एक्सटर्नल। कौन सीए नहीं भी होता है तो भी चलता है? इंटरनल। कौन सा ऐसा है जिसका रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है? और किसका रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं भी होगा तो भी चलेगा? इंटरनल। ओके, किसका काम लॉ बताता है? एक्सटर्नल। और किसका काम मैनेजमेंट बताता है? इंटरनल। कौन सा ऐसा है जो 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 अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को देता है? और कौन अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को देता है? अंदर गया? पक्का? एक और लास्ट डिफरेंस बिटवीन अपन आज करेंगे, आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा, जिसका मतलब है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन व्हाट दोस्तों? ऑडिट एंड अकाउंटिंग। मैं आपसे जस्ट जनरली जानना चाहता हूं, क्या बंद होता होगा तो क्या चालू होता है? ऑडिटिंग बंद होता है तो अकाउंटिंग चालू होता है, अकाउंटिंग बंद होता है तो ऑडिटिंग चालू होता है। ओके, कौन सा ऐसा है जिसके अंतर्गत अपन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं?
अकाउंटिंग। और किसमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं? ऑडिटिंग। किसमें सीए होना जरूरी है? और किसमें सीए नहीं भी होगी तो भी चलेगा? किसमें एसए फॉलो होता है? ऑडिटिंग। किसमें एएस फॉलो होता है? अकाउंटिंग। किसके अंदर आपको ओपिनियन देना है और किसमें रिकॉर्डिंग करनी है? अकाउंटिंग। किसमें आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए और किसमें आपको सर्वत्र डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, एफएम सबका होना चाहिए? ऑडिटिंग। तुम पता है ऑडिट काई के लिए पढ़ रहे हो? सॉरी, ये सारे सब्जेक्ट काई के लिए पढ़ रहे हो? अकाउंट्स भी, कॉस्ट भी, टैक्स भी, ताकि क्या कर पाओ? ऑडिट कर पाओ। मतलब ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे सारे सब्जेक्ट का अंत होता है। समझ में? वही तो लिखा है। क्या लिखा है? ऑडिटिंग इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। ये देखता है कि भैया अकाउंट स्टूडेंट फेयर व्यू होना चाहिए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात होती है। इट कवर्स एग्जामिनेशन एस्पेक्ट, तो इट कवर्स रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट। ये कौन कहता है? क्वालिफाइड सीए। ये कौन कहता है? अ पर्सन हैविंग अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसए की बात होती है, यहाँ पे बात किसकी होती है? एएस की बात होती है। इसमें गुड नॉलेज चाहिए सारे सब्जेक्ट का, यहाँ पे सिर्फ गुड नॉलेज चाहिए किसका? अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। बोलो शिंपा पक्का। तो आज अपने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग, उसकी डेफिनेशन, इंडिपेंडेंस के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। इसके अलावा दो डिफरेंस बिटवीन, एक हो गया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग और एक हो गया कौन सा? इंटरनल ऑडिटर वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिटर। कोई भी डाउट? पक्का? अच्छे से स्पीड ठीक लग रही है? ज़्यादा लग रही है? ठीक है, ओके, पक्का। चलो, कहीं पे भी ऐसा लगे, ठीक है, कि आपको स्पीड ज़्यादा लगी, माइट भी, अगर ऐसा लगे तो आप मुझे हैंड रेस करके बोल सकते हो कि सर ये कंसेप्ट को थोड़ा सा स्लोली ले जा लीजिए, मैं आपके लिए वो भी कर लूँगा। आपको मेरे को फीडबैक्स देते रहने पड़ेंगे कि हाँ सर यहाँ पे ठीक चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और करना है, ठीक है। प्लस आपको घर से पढ़ करके आना होगा, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, क्लासेस थोड़ी क्रिस्प रहेंगी, हम सिर्फ बातचीत ज़्यादा करेंगे, टीपी नहीं होगा। टाइम पास जो होता है ना, आराम से कहानियां सुना रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, एग्जाम्पल बना बना करके अपन सोच रहे हैं कि मैं दुबई गया, दुबई में ऐसा हुआ, सीधा दुबई पहुंच गया अपन, बेटा वहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। तो यहीं पर ही मुझे टाइम सेव करना है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ नहीं खेलना चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको बस उड़ा के ले जा लूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको पूरा ज्ञान दूँ जो रेगुलर में देता ही हूँ, बस उसमें कहानियाँ बनाना माइनस होगा और थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। समझ में आ गया? पक्का? सब कुछ ठीक है? पक्का? चलो, तो आज के लिए करना है इतना ही दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच। टाटा।